वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th में बिना किसी देरी के। हम उससे अगला पार्ट करते हैं और क्या पढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा कि एक वस्तु है जो वृत्तीय पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है, जिसकी चाल बोला है कि v एक समान रहती है। चाल क्या रहती है बेटा, एक समान रहती है। फिर कहता क्या है कि जब वस्तु केंद्र पर थीटा कोण बनाती है, कितने का अंश का कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो उसकी वेलोसिटी में कितना परिवर्तन होगा, ये हमें क्या बेटा करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो कह क्या रहा है, ध्यान से समझना। इसमें कहा है कि आपका कैसा है, एक सर्कुलर मोशन है। भाई वृत्तीय पथ का क्या मतलब है कि एक वृत्तीय पथ पर वो क्या कर रही है, गति कर रही है। तो ये हमने मान लिया कि क्या है, हमारा वृत्तीय पथ है। क्लियर है, ये क्या है बेटा, हमारा वृत्तीय पथ है। अब यदि यहां से कोई एक, इसके ऊपर कोई एक वस्तु रखी हुई है, इसके ऊपर कोई एक वस्तु रखी हुई है, तो आपको पता है कि जो चाल होगी इस पर, या तो इस डायरेक्शन में, हम मान लेते हैं कि किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, पी पर। बिंदु कहां पर है, पी पर है कोई वस्तु, और इसकी जो चाल है बेटा कितनी है, एक समान चाल है, यानी कि v। ठीक है। अब यदि O इसका क्या है बेटा, केंद्र है। क्या है बेटा, केंद्र है। तो अब यदि कह रहा है कि P से कोई बिंदु कहां पर आ जाता है, Q पर आ जाता है। कहां पर आ जाता है, P बिंदु से कहां पर आ गया, Q बिंदु पर। तो यदि आप देखो तो ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल बना रहा है ना, कोण कितना बना रहा है बेटा, थीटा बना रहा है। और आपको पता है कि सर्कुलर पथ पर, नोट डाल के लिख लीजिएगा, फिर बताते हैं। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या लिखोगे, वृत्तीय पथ पर वस्तु का वेग, वस्तु का वेग वृत्त पर वृत्त की स्पर्शी होती है। क्या होती है, स्पर्शी होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है, वृत्त की स्पर्शी होती है। क्लियर है। तो यानी कि इस पॉइंट पर जब ये हम खींचेंगे तो स्पर्श रेखा इधर के लॉन्ग आएगी कहीं, लेकिन चाल एक समान है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, चाल v एक समान है, लेकिन दिशा क्या है बेटा, बदल रही है। भाई वृत्तीय गति करोगे तो दिशा तो बदलेगी ना, वेग बदलता है। ध्यान देना, वृत्तीय गति में क्या होता है, केवल वेग बदलता है, दिशा वेग बदलता है, चाल नहीं बदलती। तो लिखना हो तो लिख लीजिए कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु की चाल नहीं बदलती, किंतु क्या बदलता है, वेग बदलता है। ठीक है। यदि कह दे कि चाल बेटा बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाल नहीं बदल रही, लेकिन क्या बदलेगा बेटा, वेग आपका क्या होगा, बदलेगा। क्लियर है कि नहीं। चलो तो अब ध्यान से समझना। अब ये क्या हो गया, इसको मैं अभी मान लेते हैं कुछ भी कि ये v1 है, इसका वेग मान के चलिए कि अब वेग कितना हो गया बेटा, v2 हो गया। चाल एक समान है, चाल से मतलब नहीं है, लेकिन अब मैंने इसको वेलोसिटी बना दिया। क्या बना दिया है, वेलोसिटी। तो अब वेग परिवर्तित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ होगा परिवर्तित होके। तो यहां से देखो तो ये वेग बेटा कैसी राशि है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं यहां से क्या कर लिया बेटा, देखो ध्यान से देखना, मैंने v1 को बना दिया, ये v1 वेक्टर दिखा दिया। क्लियर है। यहां से अब मैं इसको क्या करूंगा, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है ना बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। इसको पकड़ के मैं यहां पर छाप दूं। ठीक है, इसको उठा के यहां पर छाप दिया, ये कितना हो गया बेटा, v2। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहां से क्लियरली थोड़ा सा देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा ये वाला, 90 माइनस थीटा। और ये बेटा क्या है आपकी
ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, और ये 90 माइनस थीटा, और ये कैसा है बेटा, एक रेखा है ना, रेखा पर बना कोण कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो यहां से 90 माइनस थीटा प्लस का 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा थीटा। नहीं होगा, नहीं है बात समझ में। देखो कैसा फिगर है, एक बार फिर से देखो, ये हमने लाइन ये वाली बना दिया, इसके बाद ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है हमें निकालना है, हमें नहीं पता, लेकिन ये क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है ये आर जिस पर लगा रहा है, तो त्रिज्या इस पर से रेखा पर कितने का अंश कोण बनाती है 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल बेटा कितना हो गया 90 डिग्री है बेटा। और क्योंकि ये क्या है बेटा, ये वाला एंगल कितना है थीटा है, ये वाला एंगल कितना है थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना है 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो एक लाइन पर कितना कोण बनता है 180 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस का हमने मान लिया कि यहां पर कुछ होगा x है बराबर 180 डिग्री। तो यहां से ये क्या हो गया 90 90 180 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया बेटा थीटा। तो थीटा ये एंगल हुआ, यही चीज दिखाई गई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो यानी कि अब आप यदि देखो तो इनके बीच में बेटा कितने का एंगल है B1 V2, यही तो है कि कुछ और है। अब यहां से क्या पूछा बेटा, कितना परिवर्तन होगा, यही पूछा, यानी कि इनके बीच का एंगल बेटा आपका कितना है थीटा है। ध्यान देना, तो एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी कहे कि वस्तु कोण पर कितने का कोण बना रहे, तो जितने डिग्री का बेटा कोण बना रही है उतने ही वेलोसिटी के बीच में भी एंगल बनेगा। बात समझ में आया, ध्यान देना, जितने डिग्री का वस्तु जो है केंद्र पर कोण बना रही होगी उतने ही डिग्री का एंगल किनके मध्य बनेगा B1 व B2 के मध्य बनेगा। ध्यान देना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जितना कोण वस्तु केंद्र पर बनाती है उतना ही कोण B1 व B2 वेक्टर के मध्य बनता है। क्लियर हो गया। अब आप देखो, आपको क्या बताना है वेलोसिटी में परिवर्तन। बेटा क्या बताना, वेलोसिटी में परिवर्तन, यानी कि वेलोसिटी में परिवर्तन बताना है। तो बेटा बता दो, क्या वेलोसिटी में परिवर्तन लिखिएगा, वेग में परिवर्तन क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस का इनिशियल। कितना होता है फाइनल माइनस का इनिशियल, मतलब अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग। यही तो होता है कि कुछ और होता है, प्रारंभिक वेग। तो बेटा अंतिम वेग कितना है बेटा V2 है। V2 कैसी राशि है बेटा, वेक्टर राशि है, माइनस प्रारंभिक कितना है बेटा B1 है। ठीक है, इनका हमें क्या बताना है, वेग में परिवर्तन बताना है। यानी कि इसका यदि हम क्या निकाल लें बेटा, मॉड निकाल लें। क्या निकाल लें, मॉड। तो यहां से देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है, B2 माइनस का B1, यानी कि कौन सा फार्मूला लग जाएगा, A माइनस B वाला। तो वो कितना होता है, अब कुछ लिख गया हो तो कुछ हटा दें। बहुत सारी चीजें आपकी लिख गई होंगी, पॉज करके नहीं लिख गई तो हटा लीजिए। चलिए लिख गया, अब हटा देते हैं। चित्र बनाना है, तो यहां से बेटा ये कितना हो जाएगा, V2 माइनस का V1। ध्यान से समझना, ये इसका मॉड बराबर बेटा कितना हो जाएगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस का 2 B1 V2 cos थीटा। यही होता है। क्लियर है। तो यहां से देखो B1 B2 को, ये क्या है, B1 B2 क्या है, यहां पर वेक्टर है, क्या ये है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या बोला है बेटा, इनका क्या है, एक समान V है। तो V का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस का 2V स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। यहां से देखोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2V स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा
1 माइनस का कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? 1 माइनस का कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर बेटा कितना होता है, यहां से ध्यान समझना, हाई स्कूल में हाफ डिग्री के एंगल के लिए लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो अभी आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू हुआ है 11th में है मैथ में, तो पढ़ोगे, वहां पर आएगा। ठीक है, ये cos 2 थीटा का भी फार्मूला क्या होता है? देखो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पढ़ा है। तो ये एंगल कितना है? 2 गुना है भाई, इसका एंगल कितना है? इसका तो 2 गुना है ना, तो यहां पर एंगल आधा है, तो एंगल कितना हो जाएगा? आधा। ये वाला पढ़ा है ना आपने, तो यहां पर थीटा की जगह पे क्या कर देना? थीटा बाई 2। क्लियर? हटा दे। तो यहां से यदि आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2v स्क्वायर 1 माइनस का, अब cos थीटा की जगह पे 1 और प्लस का ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? तो यहां से देखोगे तो 1 से 1 कैंसिल, हटा दे। चलो ये नीचे वाला बेटा हटा दे रहे हैं, अब इसको हटा दिए बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? b2 माइनस का b1 का माड बराबर, ये कितना आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से देखो बाहर क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 वर्गमूल के अंदर है बेटा, तो क्या हो जाएगा? वो बाहर आ जाएगा। v का स्क्वायर है यानी कि v आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2। ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एज ए कॉन्सेप्ट आप इसे रट लेना। कितना होता है? यदि एक समान वेग से क्या कर रहा है, एक समान चाल से यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर बेटा गति करती है और वह वस्तु सेंटर पर थीटा डिग्री के कोण बनाती है, तो उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है? 2v साइन थीटा बाई 2। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपका जेईई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक वस्तु बिंदु P से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से फिसलती है। ये बिंदु P पर रख दिया हमने, तो वस्तु क्या हो रही है बेटा? फिसल रही है। और कह रहा है कि तथा इसकी चाल 5 सेंटीमीटर ही रहती, 5 मीटर पर सेकंड ही रहती है जब यह बिंदु Q पर पहुंचती है। तो P से फिसली और Q पर आ गई, लेकिन वेग बेटा चाल इनकी क्या है? एक समान है। चाल कैसी है? एक समान है। फिर क्या कह रहा है कि यदि यह वस्तु दिए गए चित्र में बिंदु O पर थीटा बराबर कितने अंश का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो बेटा ये यहां से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। बिंदु O पर यह वस्तु कितनी दूरी चली है, कितने एंगल का कोण बनाती है बेटा? 60 डिग्री का। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कह रहा है कि P से Q तक जाने में वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ होगा? शॉर्टकट कितना हुआ होगा? सॉल्यूशन शॉर्टकट, वेग में परिवर्तन कितना हुआ? वेग में परिवर्तन बराबर बेटा कितना होता है? 2v साइन थीटा बाई 2। यही है 2 बेटा कितना? तो 2 तो 2 ही है। v कितना है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड है। और साइन थीटा बेटा कितना है? थीटा कितना है? 60, तो 60/2। ये तो 2 इंटू 5 इंटू साइन, ये कितना हो जाएगा? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू बेटा कितना है? 1/2। 2 से 2 उड़ा दिया, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। वेग में कितना परिवर्तन हुआ होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए, ये तो था शॉर्टकट मेथड। लॉन्ग मेथड से लगाना है तो कुछ नहीं करना है, आपका V2 कुछ ऐसा है, V1 कुछ ऐसा है, कर दिया। क्लियर है? इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? जितना ये एंगल बना रहा होगा तो 60 डिग्री का ये बनाया। ठीक है, आप यहां पर वेग में परिवर्तन क्या होता है तो आप फार्मूला लगा लो।
V2 माइनस का V1 बराबर ये बराबर अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 cos थीटा। वैल्यू पुट करके निकाल लोगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो चाहे यहां से निकालो या डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, वो बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। देखिए अब ये आपको दिया हुआ है फिगर। क्या कह रहा है कि एक कण है, ये हमने कण मान लिया। क्या कह रहा है कि इस पर कितने बल लग रहे हैं? साम्य अवस्था में। ठीक है, क्या है? साम्य अवस्था में। फिर कह रहा है कि जब इस पर 4 बल लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं? 4 बल। एक 10 न्यूटन का, एक 15 न्यूटन का, एक F1 और एक F2। कह रहा है कि तो किसका मान बताना है हमें? F1 हुआ, F2 का मान बताना है बेटा। F1 ज्ञात करना है और F2 फाइंड आउट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? F1 फाइंड आउट करना है और F2 फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ बेटा? √3 बराबर कितना दिया हुआ है? 1.7। लेकिन बेसिकली होता क्या है √3 बराबर? 1.72। लेकिन अब जो दिया है वो लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कैसा है? साम्य अवस्था में क्या पता है आपको? साम्य अवस्था में कल मैंने आपको बताया है कि साम्य अवस्था का मतलब यह है कि उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल बेटा कितना होता है? 0 होता है। उस वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है बेटा? 0 होता है। ये साम्य अवस्था के बारे में मैंने आपसे बात किया था। तो अब देखिए यहां पर क्या है, इस फोर्स के हम क्या कर लेते हैं बेटा? कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंट। तो देखो अब सॉल्यूशन देखो और आंसर तो अपने आप ही है। क्या करना है बेटा? इनके कंपोनेंट करना है। चलो, कंपोनेंट करने से पहले एक चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। हाई स्कूल पास हो, बताना चाहिए था मैथ के टीचर को। यदि नहीं बताए हैं तो यहां पे देख लो, या तो हो सकता है आपको बताया गया हो। ठीक है, यदि एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, ये कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये 5 है, ठीक है, ये 3 है और ये कितना है? 4। ये कितना है? 4 है। तो ये वाला एंगल कितना होता है? 37 डिग्री। ये सॉरी 53 डिग्री है। कितना है? 53 डिग्री है। नहीं, ये यहां से नापा गया है। ठीक है, अभी बात समझो, ये कितना है? ये 37 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री बेटा। कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो ये ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए, ये ट्राइंगल आपको लर्न होना चाहिए। अब मैं कभी भी भविष्य में जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, यदि वहां पर 37 डिग्री या 53 डिग्री की साइन कॉस टैन किसी की भी वैल्यू पूछेगा, मैं नहीं बताऊंगा। याद कर लो ट्राइंगल। कैसे याद करना है? सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण, तो कितने का? 90 डिग्री का। 37 डिग्री के सामने कितनी भुजा? सबसे छोटी भुजा 3। ठीक है, और ये वाला तो 4, क्योंकि 3 और 4 का ही स्क्वायर कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। तो 3 से याद आ जाएगा कितना है यहां पर? 37 है। 3 के सामने वाली भुजा का कोण कितना? 37 डिग्री। याद हो गया? 3 के सामने वाली भुजा का कोण कितना? 37 डिग्री। और इसके सामने वाली भुजा का 53 का 4। ठीक, चलो अब यहां से करें, ये याद करना था। ठीक है, चलो हटा देता हूं। हटा दे, चलो हटा दिया। अब देखो मुद्दे की बात पे आते हैं, समझना बात को। ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस आपकी और ये वाई एक्सिस। ध्यान से समझो, ये एक्स की तरफ ये 10 न्यूटन का बेटा फोर्स लग रहा है। बेटा देखो किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको हम किसके कितने कंपोनेंट कर सकते हैं बेटा? 2 कंपोनेंट। एक कौन सा? एक्स अक्ष के अलॉन्ग और एक वाई अक्ष के अलॉन्ग। तो जिससे थीटा लगा होता है बेटा वो किसके साथ आता है? कॉस के साथ। तो 10 cos 30। तो एक्स अक्ष पर बेटा कितना आ जाएगा? ये 10 cos 30 आया बेटा। इसका ये वाला कंपोनेंट वाई एक्स के अलॉन्ग कितना आ जाएगा? 10 sin 30। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। अब देखो बेटा क्या है, यहां से देखो F2 के लिए देखो ना, तो F2 का बेटा ये वाला है, थीटा किसके साथ है? ये वाला 30 डिग्री है ना। तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी? F2 cos 30 कितना हो जाएगा? cos 30। वाई वाला कितना हो जाएगा? F2 cos 30।
क्योंकि जिसके साथ कोण बनाता है बेटा उसके साथ कंपोनेंट कैसा लेना है बेटा आपको, कॉस के साथ। अब ये वाला बेटा कंपोनेंट कितना आ जाएगा F2 का, कितना F2 sin 30। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, उम्दा। अब ये क्या है बेटा 53 डिग्री, कैसा है 53 डिग्री, यानी एक कंपोनेंट x के साथ, एक कंपोनेंट x के साथ और एक कंपोनेंट y के साथ। तो y के साथ बेटा ये कंपोनेंट, तो ये थीटा लगा हुआ है, तो थीटा किसके साथ लगा हुआ बेटा, y के साथ। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 15 cos 53 आएगा, 15 cos 53 यही आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 15 cos 53 डिग्री है। आई बात समझ में। अब इसका x अक्ष पर तो भाई इसका तीर किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है ना, तो x का कौन सा कंपोनेंट आएगा 90। भाई इधर यदि आप आओगे पॉजिटिव x तरफ तो ये एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि मैंने बताया था कि दो घटक कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यदि एक इधर आया है तो एक किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब निगेटिव x एक्सिस तरफ। तो कितना आ जाएगा 15 साइन कितना 53 डिग्री। क्लियर। और ये तो डायरेक्ट y एक्सिस पर है, ध्यान से समझो। यदि कोई भी बल या किसी का भी हमें कंपोनेंट लेना है और वह x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस के अलोंग ही है, मतलब खुद जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है या y एक्सिस पे या z एक्सिस पे, तो उसके कोई कंपोनेंट नहीं होते हैं। करके भी देखोगे तो भी वही आएगा। क्लियर। चलो, तो अब यहां से क्या हुआ, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब कि ऊपर वालों को हम क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव, राइट साइड वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले को निगेटिव। क्लियर। तो अब कुछ नहीं बचा, इनको सबको जोड़ देना है, यानी 10 साइन थीटा। थीटा का मैं किसको लिखूं भाई, ये 10 साइन 30 डिग्री है भाई ये, ठीक है भाई, ये वाला तो 30 डिग्री है ना। चलो कोई नहीं, यहां से देखो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 साइन 30 प्लस का F2 cos 30 प्लस का 15 cos 53 डिग्री माइनस का F1 बराबर 0, क्योंकि उसका x कंपोनेंट भी बराबर होना पड़ेगा और y कंपोनेंट भी, ठीक है ना। चलो, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 10 साइन 30 का मान 1/2, 10 गुणे 1/2 प्लस का cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 प्लस 15 cos 53 का मान बेटा कितना होता है, देखो फिगर देखो फिर से, 5 3 4 37, 53 कौन सा है, ये वाला है 53 डिग्री। तो यानी कि क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, ये यही रहा। तो आधार बेटा कितना है cos 53 डिग्री के लिए कितना है, 53 डिग्री के लिए बेटा कितना है, ये आधार कितना है 53 डिग्री वाले के लिए 3 है, 3/5, तो कितना हो जाएगा 3/5 माइनस का F1 बराबर 0। यहां से देखो तो कितना आ गया 5 प्लस का अंडर रूट 3 F2/2 प्लस का 9 माइनस का F1 इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां से ये आ गया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दो, जो करना है वो कर दो, ये F2 है, तो यहां से ये आ जाएगा कितना 10 प्लस का √3 F2 प्लस का 18 माइनस का 2 F1 बराबर 0। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है और कहीं कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, ये 2 को कॉमन करके इधर भाग कर दिया, तो एक समीकरण आपका ये बन गया। क्लियर है, ठीक है। हटा दे, अब ये वाला हटा दे नीचे। चलो, अब यहां पर आ जाओ। अभी तो ये y x वाला r y बराबर 0 दिखाए हैं, अब क्या दिखाएंगे
आर एक्स बराबर 0, आर एक्स बराबर 0। तो यहां से x के कंपोनेंट के करेगा तो बेटा कितना आ जाएगा 10 cos 30 माइनस का 15 साइन 53 डिग्री बराबर 0। तो 10 cos 30 बेटा कितना है, ये करने की जरूरत ही नहीं है क्या, अच्छा इधर और भी तो है, प्लस का f2 साइन 30 ये वाला भी तो है, माइनस का 15 साइन 53 इज इक्वल टू 0। यहां से 10 cos 30 मतलब 5, ये प्लस का f2 बाई 2 माइनस का 15 और साइन 53 का डिग्री का मान बेटा कितना होगा, साइन 53 अंश का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना था 4, कर्ण कितना था 5, 5 3 15 3 ये 0। तो यहां से देखोगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस का f2 माइनस का 4 3 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 0। तो F2 बराबर बेटा कितना आ जाएगा 14 न्यूटन। आएगा कि नहीं आएगा, ये सॉरी 5 से काटा तो 3 ही आएगा ना, 3 चौको 12 दूनी 24 सही। तो कितना आया F2 14 न्यूटन, कितना आया 14 न्यूटन आया। F2 की जगह पर कितना रख दो 14 न्यूटन और F1 सॉल्व करके निकाल लेना। ओहो सॉरी मैं इसको साइन समझ लिया था। ये कितना हो जाएगा 5√3 यही होगा 5√3 सॉरी बेटा सॉरी। तो ये यहां से कितना हो जाएगा 10√3 प्लस का F2 माइनस का 24 बराबर 0। तो F2 बराबर बेटा कितना आ जाएगा 24 माइनस का 10√3। 10 की वैल्यू बेटा कितनी है 17, 1.7 है ना √3 की वैल्यू। तो 24 माइनस का 17 बराबर 7 न्यूटन। F2 बेटा कितना आ गया 7 न्यूटन। और F2 की वैल्यू यहां पर रख दोगे आपका F1 आ जाएगा। क्लियर है, चलो तो अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ, छापो क्वेश्चन बेटा देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको F1 व F2 बेटा ज्ञात करना है और ये आपको फिगर दिया हुआ बेटा, ठीक है। यानी कि यहां पर एक ये 2 न्यूटन का बल दिया हुआ है, एक 5 न्यूटन का दिया हुआ है, ये सब 45 डिग्री के कोण पर लग रहे हैं। F1 और F2 के बीच का बेटा एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये x अक्ष पर लग रहा है, ये माइनस का y अक्ष पर, तो इनके बीच का एंगल 90। क्लियर, खत्म बात। क्या करना बेटा इनके सबसे पहले कंपोनेंट, तो Rx बराबर क्या दिखाना है, और ये क्या है ये किस में है साम्य अवस्था में, ध्यान रखिएगा सभी बल किस में है, हाँ वस्तु जो है किस में है, सभी साम्य अवस्था में, लिख लीजिए साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब क्या है, उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या है 0 है, खत्म बात। यानी कि जो परिणामी जो ये होता है वो कितना होता है Fx i कैप प्लस का Fy j कैप, यानी कि इसको क्या होना है बेटा 0 होना है। तो यानी Fx का मान भी बेटा क्या होगा 0 होगा एंड Fy का मान भी बेटा क्या होगा 0 होगा, खत्म बात। तो Fx के लिए देखते हैं, Fx के लिए मतलब x के घटक करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो Fx के घटक करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 2 cos 45 डिग्री, यही। फिर ये वाला कंपोनेंट हो गया, इसका और कोई कंपोनेंट तो नहीं है, चलो प्लस का F1 तो है ही है, प्लस का F1। फिर कौन सा एक ये वाला 5 न्यूटन का, तो ये तो इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब कि माइनस क्या हो जाएगा 5 cos का है को साइन, चाहे जो लिख दो बात तो एक ही है, वैल्यू तो बराबर ही होती है। F1 के साथ क्यों आ गए, क्योंकि F1 तो इसी डायरेक्शन में ना x में। तो जो मैंने बताया था कि जब भी कोई फोर्स किसी एक्सिस के अबाउट क्या हो, उसके समांतर हो या उसी में लग रहा हो, तो उसके कोई कंपोनेंट नहीं होते हैं, बताया हूं, वही तो चीज लिखी हुई है। चलो
अब यहां से ये कितना है बेटा 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन ये वाला कंपोनेंट कितना, ये इसके साथ दिया हो तो cos 45, तो ये इधर sin 45, 5 sin 45 बराबर बेटा क्या 0, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 प्लस का f1 माइनस का 5 इंटू 1/√2 इक्वल टू 0, √2 को बाहर दे दो तो ये 2 प्लस का √2 f1 माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर लेते जाओगे तो कितना f1 बराबर कितना हो जाएगा 3/√2 न्यूटन। दैट्स इट, हो गया बेटा। f1 कितना है बेटा 3/√2। अच्छा अब इसके लिए आते हैं fy के लिए, हटा दूं मैं, चलो fy के लिए बेटा, तो fy के लिए करोगे तो f के तो कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं y पे, किसका कंपोनेंट होगा, एक 2 वाले का और एक 5 वाले का, दोनों को लिख दो, तो ये वाला cos कितना आ जाएगा 2 cos 45 प्लस 5 cos 45 माइनस ये प्लस के y एक्सिस में है तो निगेटिव के y एक्सिस में कौन है f2 माइनस का f2 बराबर 0, तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा 5 2 7 cos 45 माइनस का f2 बराबर 0, यानी कि f2 बराबर कितना आ जाएगा 7/√2 न्यूटन। दैट्स इट, छापो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा पोजीशन वेक्टर, क्या पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, हेडिंग डालो पोजीशन वेक्टर, कुछ नाम से पता चल रहा है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा स्थिति सदिश। चलो बताएं, देखो क्या होता है, कभी जैसे कोई दोस्त कहता है ना, आप लोग यदि घूमने जा रहे हो तो आपका यदि प्लान बन गया कि हमें घूमने जाना है, 5-6 लोग हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, फ़ोन करते हो भाई जल्दी आ जाए इधर हम लोग आ रहे हैं, तो उनमें से पक्का कोई ना कोई एक ऐसा एक हरामी टाइप का व्यक्ति रहता है आदमी जो साला कभी समय पर नहीं पहुंचेगा, और उसको फ़ोन करो तो पहली बात तो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, उठाएगा नहीं उठाएगा, ये लेट होगा तो नहीं उठाएगा, ठीक है। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, अब जब वो फ़ोन उठाया तो क्या बोलता है आपसे, आपने इधर से पूछा अबे कहाँ पहुंचे, तो क्या कहेगा, अरे बस 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 पहुंच ही रहा हूं, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये बता, तो कहेगा कोई कहेगा कि बस मैं पहुंच रहा हूं, तो कोई उधर से गाली देगा, अबे बता है कहाँ तू अभी, तो कहेगा जैसे आपके आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो किसी ने कह दिया कि मान के चलो कि आपके पास कह दे कि रामू भैया की दुकान के पास है, तो अब यदि वो व्यक्ति आपके पास रामू की दुकान पता है उसे, तो वो व्यक्ति अंदाजा लगा लेगा, वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता पा गया कि ये इतने समय में आ सकता है, होता है। या जैसे आप बाजार गए हो, आपसे आपके घर से फोन आ गया कि कहाँ पहुंचे, तो आपने कहा यार मैं तो यहीं आ गया, तो पूछेंगे बता है कहाँ तू, तो आपने बता दिया कि हम चौराहे के पास हैं, ठीक है, तो उधर से मम्मी क्या कहती हैं, 4 नींबू और लेते आना कहती हैं, तो यानी कि आपने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए तो उन्हें पता चल गया कि आप कहां पर हैं, यानी कि जो आप एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हो वो किसी न किसी के रेफरेंस में बता रहे हो ना, तो रेफरेंस यहां पर क्या हुआ, मम्मी के केस में चौराहा, ठीक है, और दोस्त के केस में क्या हुआ बेटा रामू की दुकान, यही ना हुआ। तो यानी कि इससे पोजीशन वेक्टर से आपको क्या पता चलता है कि पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसी की यदि हमें एग्जैक्ट जरूरत हो, उसकी एग्जैक्ट स्थिति हमें पता करना हो कि वह किस स्थिति पर है, किस पोजीशन पर है, तो हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट हमें देना पड़ेगा। तो लिख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन
बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? हमें निर्देश बिंदु, हमें निर्देश बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है बेटा। चलो अब जैसे मान के चलो, बात समझ में आ गया ना कि उसका मतलब क्या है। पोजीशन ऑफ वेक्टर मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे मान के चलो कि अभी आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब कोई बेवकूफ कह देगा कि जेड एक्सिस भी है। हाँ भाई है, मान ले तू, ठीक है। अब यहां पर मान के चलिए कि ये हमारा क्या है बेटा? पॉइंट पी है। क्या है बेटा? पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें बेटा कितना चलना पड़ेगा? हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर कितना चलता है बेटा? वो एक्स चलता है। कितना चलता है? एक्स चलता है। नहीं आई बात समझ में? पॉइंट पी पर पहुंचने के लिए वो कितना चल रहा है? एक्स दूरी चल रहा है, और फिर एक्स दूरी पर आकर के वाई में कितना चल रहा है? वाई दूरी कितना दे रहा है? वाई दूरी। तो कहां से हम दूरी ले रहे हैं बेटा? मूल बिंदु से। ये क्या है? मूल बिंदु ओ 0,0 निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। नहीं है बात समझ में? अब ये बेटा मूल बिंदु से जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास P पर पहुंचने के बेटा दो रास्ते हैं। ध्यान पहले इधर देख लो। आपके पास P पर पहुंचने के P के कोऑर्डिनेट दे दे। क्या दे दे बेटा? कोऑर्डिनेट, यानी कि बिंदु दे दे। कितने हैं? x, y। इसका मतलब क्या हुआ कि P पर पहुंचने के लिए आप x एक्सिस पर x दूरी चले हो और y एक्सिस पर y दूरी चले हो। यही मतलब है ना बेसिकली। अब यहां से ये क्या कह रहा है कि अब देखो, आप P पर जब पहुंच रहे हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं भाई। इस पॉइंट पर जैसे मान के चलो कि इस पॉइंट पर हमें पहुंचना है, तो आप पहले x पर आ जाओ और फिर x दूरी चलो और फिर y दूरी चलो, पहुंच गए पॉइंट P पर। या तो आप डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाओ? डायरेक्ट O से P पर पहुंच जाओ। ऐसे डायरेक्ट आप सीधे चल सकते हो ना, कि नहीं चल सकते? चल सकते हो, तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। तो ये जो डायरेक्ट वाला वेक्टर आया बेटा, ये जो डायरेक्ट वाला वेक्टर आया, यही क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। तो यानी कि यहां पर मैं OP बेटा, OP वेक्टर कैसा है ये आपका? पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में कि नहीं? ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन हो गया। कल हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।